गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। टीचर्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड अगेन एक अनाउंसमेंट, टीचर्स एकेडमी ने एक नया प्लेटफॉर्म ओपन किया है, यूजीसी एकेडमी, जो कम्प्लीटली फ्री है, सिर्फ और सिर्फ यूजीसी स्टूडेंट्स के लिए। वहां पे आपको जो भी यूजीसी से रिलेटेड कंटेंट है मिल जाएगा। आपको फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, सारी क्लासेस वहां पर मिल जाएंगी। और स्पेशली फर्स्ट पेपर का जो डेडिकेटेड बैच स्टार्ट किया है टीचर्स एकेडमी ने, वो आपको यूजीसी एकेडमी पर मिल जाएगा। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहते हैं यूजीसी एकेडमी पे, कहीं खिचड़ी नहीं बनना चाहते, बहुत सारी चीज़ों को सर्च करने के बाद आप नहीं चाहते कि आपको एक चीज़ मिले, तो आप यूजीसी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जो भी तैयारी है उसमें एक स्मूथनेस लेकर आए, उसमें बिना टाइम वेस्ट किए आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग उमेश जी, श्वेता जी। इस सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग इससे जुड़ सके, उससे उन लोगों का भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। ठीक है, चले, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज चल रही है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स की। 2019 के क्वेश्चन कर रहे थे, सॉरी 2020 के क्वेश्चन हम कर रहे थे, 2019 खत्म हो चुका है। 2020 के क्वेश्चन कर रहे थे और 2020 का आज लास्ट डेट है। आज आपके 2020 के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाके देखें। यूजीसी एकेडमी पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इवन टीचर्स एकेडमी पे भी मिल जाएगी, बट यूजीसी एकेडमी सिर्फ यूजीसी स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप टीचर्स एकेडमी के कम्युनिटी में जाएंगे तो वहां पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और आप अलग से भी सर्च कर लेंगे तो यूजीसी एकेडमी के नाम से ही आपको एक चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो उस चैनल को ज्वाइन करें। मैं सिर्फ इसलिए बोलती हूँ कि आप अगर यूजीसी के स्टूडेंट हैं तो आपको डेडिकेटेड है वो चैनल, आप वहां पे जाके सारे रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और स्पेशली फर्स्ट पेपर का तो सारा रिसोर्स वहां पर मिल जाएगा आपको। गुड मॉर्निंग पीयूष जी, सरिता जी, एंड सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर 2020 के, और आपके खत्म हो जाएंगे आज। तो ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमें डिस्कस करना है वो है आपका, वैसे इसका आंसर आप कर सकते हैं, राइट, दिस वन, यहां से स्टार्ट करना है। सीडी रोम की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो क्वेश्चन आया था, उसका आंसर मैंने आपको बता दिया। जॉयस्टिक किस प्रकार की युक्ति है, जॉयस्टिक के बारे में आपसे पूछा गया है कि जॉयस्टिक आपकी किस प्रकार की युक्ति है। तो जॉयस्टिक, हम अगर आपने क्लास की है, पेड क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपको फिर इस सब क्वेश्चंस में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। जॉयस्टिक आपकी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो हमने इनपुट डिवाइसेस बहुत डिटेल में पढ़ी है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको बताना है कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सी, अगर एंड्रॉइड की बात करें तो ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एमएस वर्ड क्या है आपका, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और एमएस वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये एक तरह से एडिटर का काम करता है। आपको अगर किसी भी फाइल में एडिट करना है, कुछ ऐड करना है, डिलीट करना है, फॉर्मेट चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, तो आप कर सकते हैं बाय यूजिंग एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। नाउ इंफॉर्मेशन क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, इंफॉर्मेशन क्या है। ये क्वेश्चंस पढ़ा दिए नहीं, आई गेस ये वाले क्वेश्चंस नहीं पढ़ाए अभी, से नहीं, ये वाले क्वेश्चंस नहीं पढ़ाए हैं आई गेस। एक सेकेंड, हाँ ओके, मे बी पॉसिबल, ठीक है, वो क्वेश्चंस पढ़ा दिए गए हैं। थैंक यू फॉर टेलिंग मी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं यहां से, राइट, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके पहले हो चुके हैं। तो ये वाली जो पीडीएफ है 7 तारीख को जो टाइप करके दी गई है वो हो गया, हाँ हो गया है, बिल्कुल हो गया है, अभी मुझे भी ध्यान आ रहा है। नाउ संक्षिप्त ओसीआर का पूरा नाम क्या है, ये सारे क्वेश्चंस नहीं हुए होंगे। ओके, 12 मिनट की क्लास में हुए थे, तो उसमें आई गेस 15 या 16 क्वेश्चन ही हुए थे, है ना। उसके बाद के जो क्वेश्चन थे वो अभी बाकी थे।
तो चलें फिलहाल तो ये कर ले रहे हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसका OCR का आपको फुल फॉर्म बताना है। OCR की फुल फॉर्म क्या होती है? नाउ, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑनलाइन कंप्यूटर रीडर या ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कंट्रोल रीडर। OCR क्या होता है? OCR आपकी एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, या फिर आप क्या काम करती है, ये आपके हैंड रिटन नोट्स को या हैंड राइटिंग या PDF को कन्वर्ट करती है एडिटेबल फॉर्म में या वर्ड फाइल में, आप कह सकते हैं, राइट। अगर कोई भी चीज आप लिख कर लेकर गए हैं और उसको चाहते हैं कि ये आपकी एडिटेबल फाइल में हो जाए, मतलब इसको आपको टाइप करवा के करना है, तो आप किसका यूज कर सकते हैं? OCR का। जैसे आजकल आप लोग गूगल लेंस यूज करते हैं, राइट, कि अगर कुछ भी है टाइप तो उसको आप चाहते हैं कि उसको कॉपी करके वर्ड फाइल में कन्वर्ट करें, तो आप गूगल लेंस के थ्रू गूगल लेंस का टेक्स्ट फीचर यूज करेंगे तो आप कर सकते हैं, राइट। गूगल लेंस में आपके बहुत सारे फीचर्स है, तो OCR वाला फीचर भी आपको गूगल लेंस में मिल जाता है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन नहीं, ऑप्टिकल कंट्रोल रीडर नहीं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये मैंने क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हुआ है, प्लीज एक बार जाके क्लास देखिए। नेक्स्ट है, कॉमर्शियल की अतिरिक्त ब्राउजर विंडो जो वेब पेज ब्राउजिंग करते समय स्वतः खुलती है, क्या कहलाती है? एक्स्ट्रा ब्राउजर विंडो ऑफ कॉमर्शियल दैट ओपन ऑटोमेटिकली ऑन ब्राउजिंग वेब पेजेस इज कॉल्ड। मतलब एक आप कुछ सर्च कर रहे हैं, आपके पास एक पेज आ गया, लेकिन अब आपके पास कुछ नोटिफिकेशन आते रहते हैं ऑटोमेटिक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉप आउट बॉक्स, राइट, पॉप अप बॉक्स या पॉप आउट बॉक्स, राइट। तो इसको हम बोलते हैं पॉप अप बॉक्स, राइट। ठीक है, गुड मॉर्निंग प्रतिभा जी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करें, पॉप अप बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का उदाहरण नहीं है, और दूसरा है FTP इंटरनेट पर उपलब्ध एक सेवा है। तो क्या वर्ल्ड वाइड वेब आपका क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या इसमें क्लाइंट और सर्वर नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। जब आप किसी भी चीज, जैसे आपने गूगल पे फोटो सेव कर दी, तो अब उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उस फोटो को देखने के लिए आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है, और वो फोटो कहाँ पे सेव हुई है? www पे। तो आप क्या है? क्लाइंट, और फोटो जहां सेव हुई है वो सर्वर। तो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी है, तभी तो क्लाइंट एंड सर्वर का रिलेशन हो पा रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ये बोल रहे हैं कि क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी नहीं है, जबकि है। FTP आपकी इंटरनेट पर उपलब्ध एक सुविधा है, तो ये आपका सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला असत्य है, लेकिन दूसरा आपका क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल उच्च गुणवत्ता का प्रेषण उपलब्ध कराने के लिए है। ये बोले फाइबर ऑप्टिक्स केबल आर वुडन फाइबर्स। क्या है? वुडन फाइबर से, मतलब लकड़ी का बना हुआ फाइबर से। अगर फाइबर ऑप्टिक्स तो लकड़ी का बना हुआ तो बिल्कुल नहीं है, राइट। ये आपका लाइट बीम, फाइबर ऑप्टिक्स आपका लाइट बीम्स को ट्रेवल करवाता है, मतलब उस स्पीड से जो डेटा है उसको सेंड करता है, और ये वुडन फाइबर नहीं है। वायरलेस कम्युनिकेशन कंप्यूटर और टेलीफोन दोनों को किसी भी समय और किसी भी स्थान पर कनेक्शन प्रदान करता है। तो बिल्कुल वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो चाहे आपका कंप्यूटर हो चाहे टेलीफोन हो, वो कहीं भी कैसे भी सर्विस उसको मिल सकती है। नेक्स्ट है, मोबाइल फोन वॉइस कम्युनिकेशन और डिजिटल मैसेजिंग सर्विसेज दोनों की सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। मोबाइल फोन से आपका कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी भेज सकते हैं, दोनों ही सर्विसेज आपकी हो सकती हैं। तो केवल B और C इसमें करेक्ट हो जाएगा। A क्यों गलत हो गया? क्योंकि वो बोल रहे हैं वुडन फाइबर है, राइट, और वहां पे वुडन फाइबर नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रौद्योगिकी विधियों पर विचार करें। विभिन्न कंप्यूटर पीढ़ियों में प्रयोग की गई उपयुक्त प्रौद्योगिकी विधियों को पहली पीढ़ी से शुरू करते हुए क्रम में लिखें। आपको फर्स्ट टू लास्ट बताना है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब, फिर आपके आ जाएंगे ट्रांजिस्टर्स, फिर आपके आ जाएंगे माइक्रो प्रोसेसर, एंड 5th जनरेशन में आपका आता है, 4th यहाँ पे नहीं लिखी, 5th जनरेशन में आपका आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो CBAD ऑप्शन में क्या आएगा? CBAD, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ऑप्शन आपका ऐसे ही है, नहीं, दो में दिया है CB, दो में, यहाँ पे D और A। नेक्स्ट, CDMA, CDMA सिम आपने सुना होगा। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDMA? CDMA की फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल। तो सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लेक्स एक्सेस या मोबाइल एक्सेस या मोबाइल अडेप्टर नहीं होगा, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, राइट। नेक्स्ट,
फुल फॉर्म था, बहुत सिंपल। नेक्स्ट अगेन सीआरटी मॉनिटर की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताएं। सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। क्या है? कैथोड रे ट्यूब। और ये क्या है? ये एक टाइप का आपका मॉनिटर है, ठीक है, जो पहले आपके इस्तेमाल होते थे, आगे से भी उभरे पीछे से भी उभरे। ये क्या है? आपका कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बाह्य हार्ड डिस्क एक प्राइमरी मेमोरी है या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एक प्राइमरी मेमोरी है, और दूसरा है पेन ड्राइव की स्टोरेज क्षमता बाह्य हार्ड डिस्क से अधिक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो वो प्राइमरी मेमोरी नहीं है। प्राइमरी मेमोरी में आपके रैम और रोम आते हैं, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा है पेन ड्राइव की स्टोरेज क्षमता आपकी हार्ड डिस्क से बड़ी है, नहीं, तो हार्ड डिस्क की क्षमता ज्यादा है रैदर देन पेन ड्राइव। जहां तक कि पेन ड्राइव भी आपकी 1 टेराबाइट तक आ रही है, लेकिन 1 टेराबाइट तक जब पेन ड्राइव आ रही है तो आपकी जो हार्ड डिस्क है वो आपकी पेटाबाइट तक आती है, ठीक है। तो पेन ड्राइव की क्षमता आपके हार्ड डिस्क से कम होती है। ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है, दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगेन बता रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं ही क्वेश्चन और मैं ही आंसर बता रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करना है, राइट। यहाँ पे आपकी नॉलेज चेक करना नहीं, यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन मिल जाए, जिससे कि जल्दी जल्दी हम लोग इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और आपकी क्लास चलती है हर सैटरडे को मैराथन क्लास, उस क्लास में जरूर आया करें सभी लोग, क्योंकि वहां पे आपके क्वेश्चन जो डिस्कस किए जाते हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको भी परफॉर्म करने का मौका मिलता है। वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज योर परफॉर्मेंस, ठीक है। एंड आपकी 8 से 9 बजे मैथ्स की क्लास चलती है, उस क्लास को भी जरूर ज्वाइन किया करें। नेक्स्ट 5 to 6 आपके शिवम सर की क्लास चलती है, जिसमें आप लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और वो सारे सब्जेक्ट्स भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलें, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। 2 सेट दिए गए हैं, पहला है वेब 2.0 सर्च इंजन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सा सही होगा? तो अगर वेब 2.0 एप्लीकेशंस की बात करें तो आपके ब्लॉग हो गए, ट्विटर हो गए, कई बार। अब एक चीज आपने देखा होगा कि लगभग 100 से ज्यादा प्रश्न आप कर चुके हैं, और उन 100 प्रश्नों से ही आगे के प्रश्न बन रहे हैं, और आने वाले प्रश्न, जितने भी प्रश्न आप पीछे पढ़ते चले जाएंगे, उन्हीं से रिलेटेड होंगे। मतलब अगर आपने पीछे के 100 पढ़ लिए तो आगे के 150 आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो बस 100 प्रश्न में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। 100 प्रश्न इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको एक वाइड रेंज कवर करनी है, पूरा कोर्स कवर करना है। तो किसी भी सब्जेक्ट के अगर 100-150 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो आने वाले 100-150 क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा बनने वाले हैं। एक एनालिटिकल स्किल भी डेवलप हो जाती है, और दूसरा आपको नॉलेज भी हो जाती है, ठीक है। हाँ, संडे को इसलिए नहीं चला था क्योंकि एयर शो था इलाहाबाद में, इस वजह से इस संडे को नहीं, आपकी आने वाले संडे में फिर से आपका मतलब मैराथन चलेगा। एयर शो की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ थी, सब जगह पे बंद था, और बहुत ज्यादा शोर भी हो रहा था, इस वजह से आपकी 12 घंटे की मैराथन नहीं चल पाई। लेकिन नेक्स्ट जो अपकमिंग संडे है उसमें जरूर चलेगी, बिल्कुल। हाँ, वो मैंने आपको रीजन दे दिया क्यों, ठीक है। चले, सैटरडे को, हाँ सैटरडे को मैराथन चली थी। सैटरडे को 6 बजे से मेरी क्लास हुई थी, क्योंकि अगेन फिर से बोली हूँ, संडे को एयर शो था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही थी और बहुत सारी चीजें हो रही थी, इस वजह से 5 से 6 आपका नेटवर्क ही गायब था। फिर 6 बजे जब नेटवर्क आया तो मेरी क्लास चली थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट 2 सेट दिए गए हैं, तो वेब 2.0 एप्लीकेशन में आपके ब्लॉग्स आ जाते हैं, ट्विटर आ जाते हैं, तो ए का हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट सर्च इंजन कौन सा है? गूगल एंड याहू। अब ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना ज्यादा टफ नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है आपका? विंडोज, iOS, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसी वजह से इनको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? C++ एंड जावा 2। तो 3-4-1-2 बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एल्गोरिदम कोई आउटपुट नहीं दे सकता। दूसरा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभिव्यक्ति एल्गोरिदम को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। ग्राफ के रूप में अभिव्यक्त एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट कहा जाता है, और एक एल्गोरिदम में अनुदेशों का अनंत क्रम हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर करें कि आपको अगर पता होगा कि एल्गोरिदम क्या है तो आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं इसका। जस्ट होल्ड अ सेकंड। चले, सी, एक एल्गोरिदम कोई आउटपुट नहीं दे सकता, तो एल्गोरिदम क्या है?
स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि आपको ये काम कैसे करना है। तो एल्गोरिथम कभी भी आउटकम नहीं बताता है, बस आपको क्या बताता है कि स्टेप बाय स्टेप अगर इसको आप करते जाएंगे तो किस तरह से आप सफल हो सकते हैं या किस तरह से आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभिव्यक्त एल्गोरिथम को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। तो कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके एल्गोरिथम्स यूज होते हैं उनको हम कंप्यूटर प्रोग्राम कह सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ के रूप में अभिव्यक्त एल्गोरिथम को फ्लोचार्ट कहा जाता है। बिल्कुल, जो ग्राफ के रूप में उनको हम फ्लोचार्ट बोल सकते हैं। एक एल्गोरिथम में अनुदेशों का अनंत क्रम हो सकता है? नहीं। अगर एल्गोरिथम के अनंत पद होंगे या एक एल्गोरिथम में बहुत सारे पद होंगे तो आपकी एल्गोरिथम क्या हो जाएगी? लेंदी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। यहाँ पे जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो बी एंड सी है। आउटपुट नहीं होता एल्गोरिथम में, ठीक है, आउटपुट नहीं बताता। एल्गोरिथम क्या करता है कि आपको सिंपल बता देता है कि ये स्टेप आप करेंगे तो ये आउटपुट, वो मल्टीपल आउटपुट इन द सेंस आपको ऑप्शन दे देगा कि ये ऑप्शंस आपके आ सकते हैं और इसको हमें इस तरह से प्रोसीड करना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? आपका बी एंड सी। केवल बी और सी आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है ISP। अगेन ISP की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। व्हाट इज ISP? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज ISP? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो संस्था या वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन या वो व्यक्ति जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, वो क्या है? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है बिट रेट क्या है? बिट रेट क्या होती है? बिट रेट का मतलब है कि एक सेकेंड में एक जगह से दूसरी जगह पे कितनी बिट ट्रांसफर हो सकती हैं। मतलब एक समय में एक जगह स्थान से दूसरे स्थान पर जितनी बिट ट्रांसफर होती हैं उनको हम बोलते हैं बिट रेट। अब इनमें से कौन सा सही है ये देखें। कंप्यूटर में भंडारित बिटों की संख्या, नहीं, कि कंप्यूटर में कितना बिट स्टोर किया गया उसको बिट रेट नहीं बोलते। नेटवर्क द्वारा प्रति सेकंड संचारित की जाने वाली बिटों की संख्या, ये हो सकता है। नेटवर्क द्वारा कंप्यूटर में प्रति घंटे में भंडारित की जाने वाली बिटों की संख्या, या हेक्साडेसिमल संख्या में परिवर्तित द्विधारी अंक। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा और ये बिल्कुल नहीं होगा। इन दोनों में से आपको देखना है। तो नेटवर्क द्वारा प्रति सेकंड संचारित की जाने वाली बिटों की संख्या, मतलब एक सेकंड में कितनी बिट संचारित की जाती हैं, ट्रांसमिट की जाती हैं नेटवर्क पर, वो आपकी क्या है? बिटों की संख्या। भंडारित करने की बात नहीं करें, यहाँ पे क्या रहे कि कितना स्टोर कर सकते हैं, हम स्टोरेज की बात नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है इंटरनेट पर ध्वनि एवं मल्टीमीडिया सत्रों की डिलीवरी की कार्य प्रणाली है। इंटरनेट पे जब हम मैसेज भेजते हैं, वॉइस मैसेज भेजते हैं या फिर मल्टीमीडिया मैसेज भेजते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? सी, अगर आप देखें तो TCP IP आपका सब कर सकता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके ही हम कुछ भी नेटवर्क पे भेजते हैं, लेकिन उसके लिए डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है आपका वॉइस के लिए, स्पेशली वॉइस के लिए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP। और VoIP के माध्यम से ही हम इंटरनेट पर कॉलिंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड, कि मल्टीमीडिया एंड वॉइस भेजने के लिए, क्योंकि वॉइस भी एक मल्टीमीडिया ही है, राइट, ऑडियो एक मल्टीमीडिया है। तो ये आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? VoIP, वॉइस ओवर। फुल फॉर्म क्या है इसकी? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये सारी चीजें हम पेड क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और अभी जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है टीचर्स एकेडमी ऐप पे जाके प्लीज चेक करें, वहां पे अभी भी एडमिशन ओपन है। और आपका आज या कल में एक नया बैच लॉन्च होने वाला है, क्रैश कोर्स, जो कि आपको सिर्फ 2 या 3 महीने की स्टडीज में आपका एक दावा करते हैं कि अगर आपने मेहनत कर दी हमारे साथ तो आपका UGC क्लियर हो जाएगा, ठीक है, JRF क्लियर हो जाएगा। बस एक ही चीज हमें चाहिए, हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे साथ आप भी अगर मेहनत करेंगे तो नेट आपका कहीं नहीं गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट UDP, इसको हम बोलेंगे यूजर डेटाग्राम पैकेट, यूजर डेटाग्राम पैकेट। सर जो आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से बेसिक लेवल, उनका मेन कोशिश उनकी यही होती है कि आपको एक एक स्टेप चीजें समझ में आ जाए।
या आप जो भी पढ़े मैथ्स में वो सॉलिड पढ़ें, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आपको अगर DI के 5 क्वेश्चन है तो 5 आ रहे हैं, लेकिन 4 उसमें से आपको आने चाहिए, 4 एकदम हलवा लगने चाहिए आपको, है ना। तो उसके लिए सर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं और आपके साथ उतनी मेहनत करते हैं। अगर आप उनके साथ मेहनत कर ले, आप भी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसानी से मैथ भी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि टीचर्स को भी समझ में आता है कि ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड मैथ नहीं रहा है तो मैथ्स आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर उसने वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है तो वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना। चले नेक्स्ट चार्ट, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है। नाउ बेतार नेटवर्किंग के विषय में निम्नलिखित में से कौन से पद सही हैं, ये आपको बताना है। वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है आपसे। नेटवर्क को विस्तारित करना सरल है, इट इज इजियर टू एक्सपेंड द नेटवर्क। बिल्कुल, अगर वायरलेस है तो नेटवर्क कहीं भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि तार को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने पे थोड़ा ज्यादा खर्चा भी आता है और थोड़ा सा हमें स्पेस भी चाहिए होता है, राइट। नेक्स्ट, आंकड़े तारयुक्त प्रणाली की अपेक्षा कम सुरक्षित होते हैं। बिल्कुल, जो डेटा है वो लेस सिक्योर है, क्योंकि जब आप तार युक्त प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है एक डेडिकेटेड लाइन है, इसी लाइन से डेटा जाएगा और आप उसको सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन जब आप वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो डेटा हवा में है, राइट, और वहां पे आपके पास प्रॉब्लम है कि किस नेटवर्क से या किस माध्यम से डेटा आ रहा है, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होता है। इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा, एक तरह से आप कह सकते हैं, इनसिक्योर है। तारयुक्त प्रणाली में तारयुक्त प्रणाली से अधिक विश्वसनीयता है। तो जब डेटा कम सुरक्षित है तो विश्वसनीयता कैसे बढ़ जाएगी, राइट। तो रिलायबिलिटी भी कम ही होगी। एंड तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा, सी, कि तारयुक्त प्रणाली से ये अधिक विश्वसनीय है। तारयुक्त प्रणाली की अपेक्षा अधिक तीव्र है। तो तीव्र, अगर आप किसी भी चीज को बोल देंगे कि आपको इसी ट्रैक पे चलना है तो वो ज्यादा तेज होगा, या फिर आप कहेंगे कि आपको कहीं से भी घूम के आना है, बस आना है, तो वो ज्यादा तीव्र होगा, राइट। कि आपको अगर शॉर्टकट मिले तो आप शॉर्टकट ले लीजिए, लॉन्ग कट मिले तो लॉन्ग कट। लेकिन एक व्यक्ति को आपने बता दिया कि आपको इस रास्ते से आना है, तो जिसको पता है कि किस रास्ते से जाना है वो ज्यादा तेज पहुंचेगा, रादर देन जिसको नहीं पता है कि उसको कौन सा रास्ता। तो इत्तेफाक से वो जल्दी भी आ सकता है, इत्तेफाक से वो देर से भी आ सकता है। तो जब आपके पास तारयुक्त प्रणाली होती है तो उसकी गति थोड़ी सी तेज होती है, रादर देन वायरलेस। ठीक है, तो डी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो कौन कौन सा सही है आपका, ए और बी। ए और बी आपके सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 2 सेट दिए गए हैं, आपको मैच करना है। पहला है आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, स्टोरेज डिवाइस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आउटपुट डिवाइसेस में से कौन सी है, प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस या रैम, RAM रैम। तो प्रिंटर, राइट, प्रिंटर आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस, तो स्टोरेज डिवाइस आपकी रैम हो सकती है। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका MS ऑफिस हो सकता है। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 15th का डी, नहीं 15th का डी कैसे होगा, 15th का ए होगा। ए का आपने क्या होता है, MS ऑफिस। MS ऑफिस तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आउटपुट डिवाइस कैसे हो जाएगी, प्लीज एक बार प्लीज चेक करें। 15th का डी नहीं, 15th का ए होगा, ठीक है। अच्छा जस्ट होल्ड अ सेकेंड, 2 1, हाँ 2 1 4 3 सी, ए नहीं सी होगा, ए का सेकेंड होगा, है ना। चलो नेक्स्ट, मेमोरी का वह प्रकार कौन सा है जो कंप्यूटर स्टार्टअप को नैतिक रखता है, ये आप लोग बताएं। मेमोरी का वह प्रकार जो कि कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को गवर्न करता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। नहीं ए नहीं, क्योंकि वो मैंने गलती से ए कर दिया था। सी ऑप्शन सही होगा। सरिता, कविता, उमेश सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। प्रतिभा जी इसको करेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो स्टार्टअप रूटीन, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, पावर बटन क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका एक मेमोरी ओपन होती है जो कि ये बताती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रखा है, और उसी के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, और उसी में ये लिखा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लोड होगा, आपकी डेट एंड टाइम क्या होगी, माउस एंड प्रिंटर जो कनेक्टेड है वो सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे, ये सारी डिटेल्स वहाँ पर होती हैं। ये होता मेमोरी कौन सी है आपकी, रीड ओनली मेमोरी, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया कि इसमें बार बार लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक बार जो भी इसमें लिख दिया गया है उसी को हमें यूज करना है हमेशा, ठीक है। डी, रीड ओनली मेमोरी, बिल्कुल।
फोर्थ आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट विशेषताएं हैं आपको बताना है। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपल सा मतलब है कि जब आप इंटरनेट का यूज करके डेटा को स्टोर करते हैं किसी दूसरी जगह पे। क्लाउड का मतलब कोई बादल नहीं है, क्लाउड का मतलब कि आप डेटा को ऐसी जगह पे स्टोर करते हैं जिसकी लोकेशन आपको नहीं पता, राइट? जिसकी लोकेशन आपको नहीं पता, वो इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया के आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है, जहां पे भी उसको उस डेटा को जगह मिलेगी वो वहां पे जाके स्टोर हो जाएगी। जैसे आप गूगल पे फोटो सेव करते हैं या गूगल ड्राइव में कोई डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं, या फिर आप ईमेल पे कोई भी चीज सेव कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ पे से स्टोर हो रही हैं अब आपको नहीं आइडिया है। हो सकता है इंडिया के सर्वर पे, हो सकता है कहीं बाहर के सर्वर पे हो। तो क्लाउड उसी को बोलते हैं कि जब आपका डेटा अनसर्टेन जगह पे जाके स्टोर हो रहा है, और स्टोर तो होगा, कोई फिजिकल जगह होगी, कोई भौतिक एग्जिस्टेंस होगा उस जगह पे जहां पे वो डेटा स्टोर है। अब वो कहाँ पे है ये हमें नहीं पता, इसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? अब आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह सेवा इंटरनेट पर प्रदान की जाती है, सही है। यह सेवा प्रदाता, अच्छा इसमें एक से ज्यादा सही होंगे क्या? हाँ, यह सेवा प्रदाता के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इट इज मेड अवेलेबल बाय अ सर्विस प्रोवाइडर, बिल्कुल सही बात है। जब मौसम मेघाच्छन्न हो तो यह परिकल्पित पर वर्षा की बिल्कुल नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज समथिंग कि डेटा को कैसे मैनेज करना है, डेटा को कैसे कंप्यूट करना है, डेटा को कैसे स्टोर करना है, राइट? यहाँ पे मेघा, बादल, इन सब बातों की तो जरूरत ही नहीं है। प्रदाता द्वारा इस सेवा का पूर्ण रूपेण प्रबंधन किया जाता है। द सर्विस इज फुली मैनेज्ड बाय द प्रोवाइडर, बिल्कुल सही। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, बी एंड डी। सी वाला जो बोल रहे थे कि बादल बरसे मेघा, वो गलत हो जाएगा, राइट? कि मौसम की जानकारी और ये सब चीजें, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी ए, बी एंड डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है? फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो निम्नलिखित में से किसकी रक्षा करता है? तो फायरवॉल आपका सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों हो सकता है। पहली बात तो ये समझे, अगर कहीं भी फायरवॉल एज अ हार्डवेयर है तो वो भी सही है, और फायरवॉल एज अ सॉफ्टवेयर भी सही है, तो दोनों ही हो सकता है। नाउ अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर टूल दैट प्रोटेक्ट्स, क्या प्रोटेक्ट करता है? फायरवॉल आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, आपके सर्वर को प्रोटेक्ट करता है, आपके इंडिविजुअल कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन आग को प्रोटेक्ट नहीं करता, राइट? यहाँ पे आग की बात, हम कंप्यूटर की बात करें तो आग, पानी, मौसम, बिजली, ये सब बातें नहीं करेंगे। तो ये आपको पता है, सर्वर, नेटवर्क एंड इंडिविजुअल कंप्यूटर तीनों को प्रोटेक्ट करता है। तो ए, बी एंड डी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट इजी क्वेश्चन, ब्लॉग कहां से आया है? तो ब्लॉग आपका वेब ब्लॉग, कहां पे लिखा है? वेब ब्लॉग, ठीक है? वी ब्लॉग नहीं, वेब ब्लॉग। जैसे हम वी ब्लॉग बोलते हैं ना, वी लॉग, तो ये क्या है? वीडियो लॉग, ठीक है? 19 का बी। नेक्स्ट है सूची 1, सूची 2, दो सेट दिए गए हैं। पहला इनपुट आउटपुट मेमोरी सॉफ्टवेयर, बहुत आसान है। इनपुट आउटपुट माउस और मॉनिटर, जब माउस एंड मॉनिटर दिए तो इनपुट क्या हो जाएगा? माउस एंड आउटपुट क्या हो जाएगा? मॉनिटर। मेमोरी आपकी कैश है एंड सॉफ्टवेयर आपका पाइथन है। तो 1 2 3 4, बस डायरेक्ट आंसर दे दिया है आपका 1 2 3 एंड 4। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, ठीक है? नेक्स्ट है प्लॉटर निम्नांकित में किसके द्वारा ठीक तरह से वर्णित है? आपको प्लॉटर के बारे में मैंने बताया। प्लॉटर आपका कब यूज होता है? एज अ प्रिंटर काम करता है, बट जब ग्राफिकल डिजाइन्स बनानी हो या फिर कोई आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हो उनको प्रिंट करना हो, तब हम किसका यूज करते हैं? प्लॉटर का यूज करते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा? पहला है एन इनपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ग्राफिक्स। पहली बात तो ये बोले हैं प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस है, तो इन्होंने तो यहीं पे गलत बात कर दी, राइट? नेक्स्ट स्टेटमेंट है एन आउटपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, तो ये थोड़ा सा सही बोल रहा है। नेक्स्ट है अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स के संग्रहण के लिए तेज संग्रहण डिवाइस, ये कह रहे हैं इसको स्टोर करके रखता है, नहीं, वो प्रिंट करने का काम करता है, ना कि स्टोर करता है। नेक्स्ट है फोर्थ वन, इनपुट के साथ आउटपुट लेने के लिए बहुउद्देशीय डिवाइस। तो इनपुट और आउटपुट की तो बात ही नहीं है, सिर्फ एक आउटपुट डिवाइस है, मतलब जैसा प्रिंटर वैसे आपका प्लॉटर। और ये क्या काम करता है? आपको ड्राइंग्स और ग्राफिक्स, अच्छी गुणवत्ता वाली ड्राइंग्स एंड ग्राफिक्स बनाकर देता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
भंडारण इकाइयों के आकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये मैंने आपको बताया, सबसे छोटा क्या होता है? बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, है ना, फिर आपका होगा टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर जेटा बाइट, फिर योटा बाइट, राइट? यही सीक्वेंस आएगा। तो इसमें से कौन सा सीक्वेंस आपका सही होगा? ये क्या कर रहे हैं? साइज ऑफ द स्टोरेज यूनिट, हम साइज के सही क्रम में लगाएंगे। तो टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा। देखिए, टेरा, पेटा इज ग्रेटर देन टेरा, एक्सा इज ग्रेटर देन पेटा एंड जेटा इज ग्रेटर देन एक्सा। तो ये सीक्वेंस आपका एक तरह से सही है। नेक्स्ट, पेटा, एक्सा, जेटा, टेरा, ये सीक्वेंस गलत हो जाएगा। एक्सा इज लेस देन जेटा, ये सीक्वेंस भी आपका गलत हो जाएगा। ये क्या है? जेटा इज लेस देन एक्सा इज लेस देन पेटा इज लेस देन टेरा। तो जो सही सीक्वेंस होगा वो कौन सा होगा? कि टेराबाइट आपका छोटा है पेटाबाइट से, पेटाबाइट छोटा है एक्साबाइट से, और एक्साबाइट छोटा है जेटाबाइट से, राइट? तो फर्स्ट सीक्वेंस आपका सही हो जाएगा, बाकी सारे सीक्वेंस आपके क्या है? गलत हो जाएंगे। सी कैसे हो जाएगा यहाँ पर? एक्सा, जेटा, टेरा, पेटा, ये तो मतलब सीक्वेंस ही गलत लिखा हुआ है। 22 का ए, वेरी गुड। नेक्स्ट, ई कॉमर्स में निम्नलिखित में किसका क्रय और विक्रय शामिल है? ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो किसका क्रय विक्रय होता है? ई कॉमर्स में सिर्फ इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स बिकते हैं? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिकते हैं? नहीं। इंटरनेट पर उत्पाद और सेवाएं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो कि इंटरनेट पर है, सिर्फ वही प्रोडक्ट और वही सर्विसेज बिकते हैं? या फिर कंप्यूटर से संबंधित उत्पाद, सिर्फ कंप्यूटर से संबंधित नहीं, इंटरनेट पर जो भी चीजें हैं उन सबको बेचते और खरीदा जाता है ई कॉमर्स में, राइट? सिर्फ कंप्यूटर से संबंधित, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या सिर्फ इंटरनेशनल चीजें नहीं, नेशनल इंटरनेशनल दोनों चीजें, छोटी बड़ी हर चीज आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अभिकथन और तर्क नामक दो कथन नीचे दिए हैं। पहला है आपका, इंट्रानेट किसी संगठन के भीतर परिकलक संसाधन और सूचना को साझा करने के लिए एक निजी नेटवर्क है। तो मैंने आपको बताया इंट्रानेट आपका एक प्राइवेट नेटवर्क है फॉर शेयरिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे बैंकिंग की अगर हमने बात की थी, तो बैंकिंग में एक आपका प्राइवेट नेटवर्क बनाया गया कि जो रिसोर्सेज हैं उनको वो शेयर कर सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर सकते हैं। तो सही है। दूसरा है, इंटरनेट इज प्राइवेट वर्जन ऑफ इंटरनेट। हाँ, तो इंटरनेट का प्राइवेट वर्जन है, इंटरनेट का ही छोटा सा पार्ट आपका क्या है? इंट्रानेट। तो दोनों ही आपके क्या है? सही है, दोनों ही आपके सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण प्रयोक्ता को दस्तावेज को कॉपी करने एवं इसे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित करने की अनुमति देता है? मतलब आप उसको, कोई भी दस्तावेज है उसको कॉपी करके, या फिर आप उसको आपके सिस्टम में एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में सुरक्षित कर सकते हैं, तो वो है आपका स्कैनर। देखिए, अब मैंने आपको जब स्कैनर पढ़ाया था तो मैंने अपनी भाषा में पढ़ाया था कि वो क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बनाता है। मतलब आपके पास अगर हार्ड कॉपी है तो उसको कंप्यूटर में लेकर आता है, उसकी एक इमेज बना देता है। अब एग्जामिनर की भाषा समझे तो थोड़ा सा समझने में हो सकता है आपको लगे कि ये क्या बोल रहे हैं, कि कौन सा उपकरण प्रयोक्ता को दस्तावेज को कॉपी करने, मतलब दस्तावेज को आपने कॉपी कर लिया एवं इसे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप में, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो कुछ भी उसमें स्टोर होगा वो डिजिटल फॉर्म में ही तो सेव होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही तो सेव होगा। बट ये इन्होंने एक टर्म यूज कर दिया कि कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित करने की अनुमति देता है। तो कोई भी चीज अगर कंप्यूटर में सेव हो रही है, डिजिटल फॉर्म में सेव हो रही है, तो वो सॉफ्ट कॉपी ही होगी। और सॉफ्ट कॉपी सेव करने का काम कौन करता है? आपका स्कैनर। ठीक है, चले नेक्स्ट। 5 द्विअंकीय कूट से 0 से 1 के कितने विशिष्ट युग्म बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस कैन बी मेड बाय 5 बाइनरी डिजिट कोड? ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास एक बिट का कोड है तो आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 2। एक बिट में या तो एक 0 हो गया, एक 1। 2 बिट का कोड है तो आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 3 बिट का कोड है तो 1 1 1 सॉरी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1।
3 बिट में इतना, अगर जैसे ही आप इसके बाद लिखेंगे तो वो 4 बिट का कोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये बोल रहे हैं कि अगर 1 बिट में 2 बिट में 4, 3 बिट में 8, तो 4 बिट में कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि 2 बिट में 2 की घात 1, अगर 1 बिट है आपके पास तो 2 की घात 1, 2 बिट है तो 2 की घात 2, और अगर 3 बिट है 2 की घात 3, 4 बिट है तो 2 की घात 4, और 5 बिट है तो 2 की घात 5। तो 5 बिट है आपके पास, तो कुल कितने अंक आप बना सकते हैं, 2 की घात 5 मतलब 32, है ना। 1 बिट है तो 2 अंक बना सकते हैं, तो 2, 4, 8, 16, 32। तो कितनी बिट बन सकती हैं, 32। 64 क्यों होना चाहिए, 5 अंक है ना, 5 बिट है ना आपके पास, तो 5 बिट से 2 की घात 32, ठीक है। 64 नहीं 32 होगा, ठीक है। जिस प्रक्रिया में अवैध वेबसाइट विशिष्ट वैध वेबसाइट होने का स्वांग करता है, उसे निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है। मतलब एक इनवैलिड वेबसाइट है, एक आपकी एक तरह से फ्रॉड वेबसाइट है, लेकिन वो ऐसा बनाती है, उसका जो एड्रेस है या उसका जो यूआरएल है वो ऐसा दिखेगा आपको कि ये वैध, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि किसी भी ब्रांड की जब कॉपी की जाती है तो एक वर्ड बदल दिया गया और लगता है जैसे वही, तो आप फ्लो में पढ़ेंगे तो लगेगा वही ब्रांड है, राइट। तो इसी तरह से कई बार वेबसाइट्स भी आपके साथ फिशिंग करने के लिए या आपके साथ फ्रॉड करने के लिए क्या करती हैं कि एक अवैध वेबसाइट बनाती हैं, लेकिन वो अवैध वेबसाइट, जैसे SBI की अगर URL है online.sbi.com, जैसे SBI का URL है मान लीजिए आपका online.sbi.com, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिख दिया online.sbi.com। तो देखें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ऑनलाइन के स्पेलिंग में आई नहीं लिखी इन्होंने, है ना, तो लेकिन लगभग सेम लग रही है ना। तो एक नजर में आप देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे आई नहीं लिखा है ना। तो ये क्या है, लगभग वैध दिख रहा है लेकिन है क्या, अवैध। तो इस तरह की वेबसाइट्स को हम बोलते हैं स्पूफिंग। क्या बोलते हैं, स्पूफिंग। कि जब आपको एक ऐसा URL मिलता है या एक ऐसी वेबसाइट मिलती है जो वैध नहीं होती, वो अवैध है लेकिन दिखती वैध की तरह है, और अगर आपने उसमें काम कर दिया या अपनी डिटेल्स उस वेबसाइट पे फिल कर दी तो वो डिटेल्स आपकी कहीं दूसरी जगह जाएंगी, आपके SBI में नहीं जाएंगी, राइट। इसको बोलते हैं स्पूफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कीबोर्ड की किस की को मॉडिफायर की संज्ञा दी जाती है। मॉडिफायर की कौन सी है आपकी, सी मॉडिफायर कीज आपकी कंट्रोल की, शिफ्ट की एंड ऑल्ट की, इन तीनों की को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफायर कीज। तो 1, 2 एंड 4, 1, 2 और 4 मॉडिफायर कीज में आपकी, इनको स्पेशल कीज भी बोला जाता है और मॉडिफायर कीज भी बोला जाता है। कंट्रोल, शिफ्ट एंड ऑल्ट को आपका मॉडिफायर कीज बोला जाता है। नेक्स्ट, क्योंकि आप कंट्रोल के साथ अगर कोई भी नंबर लेटर प्रेस करेंगे, नंबर प्रेस करेंगे या शिफ्ट के साथ कुछ भी प्रेस करेंगे तो आपका कुछ जैसे होता नहीं कि ए को मॉडिफाई करके अगर कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दिया तो अब ए का काम मॉडिफाई होकर कुछ और हो जाएगा, राइट। इसलिए इनको मॉडिफायर कीज बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ई गवर्नेंस का एक पहलू सरकार और नागरिकों के मध्य सूचना के प्रवाह से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या क्या सरकार और नागरिक की ओर पहल है, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन कौन कौन सी पहल है। तो ई हेल्प, इलेक्ट्रॉनिक हेल्प आपका एक तरह से सरकार सिटीजन के लिए रखती है। ई हेल्थ भी सरकार की एक पहल है जो कि नागरिकों के प्रति है। तो ए एंड बी ऑप्शन है आपका, ए एंड बी, क्योंकि और ऑप्शंस आपके ई टेंडरिंग एंड ई फीडबैक, तो ये सिटीजन्स के लिए नहीं है। ई टेंडरिंग आपके बिजनेसमैन के लिए है, ये बिजनेस के लिए, ई टेंडरिंग आपका बिजनेस के लिए है। और इलेक्ट्रॉनिक फीडबैक आपके एक तरह से सिटीजन्स के लिए भी है, बिजनेसमैन के लिए भी है या बिजनेस के लिए भी है, और ये गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड सिटीजन टू गवर्नमेंट दोनों हो सकता है। तो ई हेल्थ एंड ई हेल्प दोनों ही आपके क्या हैं, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सर्विसेज सिटीजन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान करें। सही कौन कौन सा है, अब इसमें है कि AVI क्या है आपका, एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है, तो वीडियो फाइल है,
एक, और ये बोल रहे हैं एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, मतलब ये सही युग्म नहीं है। एक्सेल शीट आपकी डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए होती है, वर्ड प्रोसेसिंग नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं है। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, ये आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव आपके सिस्टम में होती है, आपके कंप्यूटर में होती है, आपकी एक मेमोरी है, सेकेंडरी स्टोरेज है। लेकिन उबंटू आपका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उबंटू आपका सही हो जाएगा। उबंटू आपका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। केवल यही मैच कर रहा है, बाकी तीनों मैच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है BCD का क्या तात्पर्य है, तो BCD आपका एक कोड होता है जिसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल, जैसे आपका बाइनरी कोड होता है वह उसी तरह से बाइनरी से हम BCD कोड में भी बदलते हैं। BCD भी आपका एक कोड है, ठीक है। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसमें नेटवर्क वायरस के माध्यम एक फोन कॉल किया जा सकता है। अगेन फोन कॉल की बात आ रही है, तो नेटवर्क वायर्स के माध्यम से एक फोन कॉल किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका अगेन जो सॉफ्टवेयर आएगा वो आएगा, सॉरी प्रोटोकॉल आएगा, वो आएगा VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या आएगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन अरब संलक्षणों का प्रतिरूपण है। ये मैंने आपको बताया कि ये इनमें से कौन सा आपका 1 बिलियन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लास में ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। क्लास में मैंने आपको बताया कि 1 बिलियन का प्रतिरूपण कौन करता है, 1 बिलियन कैरेक्टर्स किस में होते हैं, 1 किलोबाइट में, 1 मेगाबाइट में, 1 बाइट में, या फिर 1 टेराबाइट में। तो इसका आंसर बहुत आसान है, जल्दी से सभी लोग करें। 32 का क्या है, D, सॉरी 33 का आपका हो जाएगा C। अच्छा आप पिछला बता रहे, इसका हो जाएगा C 1 गीगाबाइट। क्यों, क्योंकि 1 गीगाबाइट में देखें, 1 गीगाबाइट में 1000 मेगाबाइट होते हैं, राइट। या फिर हम इसको लिख सकते हैं इतने किलोबाइट, और इस किलोबाइट को अगर हम चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1789, और किलोबाइट को हम लिख सकते हैं बाइट। 9 इतने बाइट, टोटल कैरेक्टर्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, इतने, और इसको हम बोल सकते हैं 100 करोड़ या 1 बिलियन। तो 1 GB इज इक्वल टू 1 बिलियन कैरेक्टर्स, ये याद रखना है आपको, 1 GB इज इक्वल टू 1 बिलियन कैरेक्टर्स, ठीक है। चले नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, किसी तृतीय पक्ष द्वारा हेरफेर से बचाव के लिए किसी नेटवर्क में संचरण के पूर्व डेटा स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है। कि मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो स्क्रैम्बल ना हो, वो मतलब वो कोई चुरा ना सके, इसलिए उसको हम क्या कर रहे हैं, स्क्रैम्बल कर दे रहे हैं। स्क्रैम्बल मतलब जंबल कर दे रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ ऐड करके, मतलब वो जिस फॉर्म में है उसको हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपका टीचर्स एकेडमी लिखा है, टीचर्स लिखा है, तो अब टीचर्स की जगह पे मैं इसको लिख सकती हूँ कुछ ऐसे ETCAHCRES। अब आपको समझ में आ रहा है टीचर्स लिखा है, नहीं इस तरह से लिख सकती हूँ, या फिर मैं एक एक वर्ड ऐड कर सकती हूँ कि T को मैं क्या लिख सकती हूँ, U, E को क्या लिख सकती हूँ, F, A को B, D, नेक्स्ट H, I, E का हम लिख सकते हैं F, R को S और S को T। नाउ ये टीचर्स लिखा है, किसी को पता है, नहीं। तो कुल मिला के हमने क्या किया, स्क्रम्बल कर दिया, आगे पीछे कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, कुछ रिमूव कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, इनक्रिप्शन, कूटबद्ध करना, राइट। जब हम कूटबद्ध करते हैं तभी डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं, और जब इसको कूटबद्ध को हम विपरीत करते हैं, मतलब जो इनक्रिप्शन है उसको हम क्या करते हैं, डिक्रिप्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, जब इसको की लगा के या फिर इसको हम ओपन करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन, ठीक है, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, संख्या प्रणाली के तहत कंप्यूटर में डेटा प्रतिरूपण के लिए 2 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी, तो आपको पता है कि जब हम नंबर सिस्टम का यूज करते हैं किसमें, कंप्यूटर में डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या बोलते हैं उसको, बाइनरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम यूजेस 2 नंबर टू रिप्रेजेंट डेटा इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा नंबर सिस्टम यूज किया जाता है, बाइनरी। भाषा देखिए क्या लिखी हुई है,
अब इसको बस समझना है, अगर ये आपने समझ लिया तो आंसर बहुत आसान है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी इक्विवेलेंट टू द डेसिमल नंबर 35। 35 का बाइनरी बताना है आपको, तो बहुत आसान है, आप यहां से भी बता सकते हैं और आप अपने आप से भी निकाल सकते हैं। तो 1 2 4 8 16 और 32, क्योंकि 35 है तो हम यहाँ 32 तक जाएंगे, तो ये 1 हो जाएगा और 35 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1, बाकी आपके क्या हो जाएंगे 0। 11 है 1 0 0 0 1 1, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 2 4 8 16 32 और 32 एक 33, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे क्या है 33 एंड 4 37 हो जा रहा है, तो ये वाला आपका सही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बैंकिंग प्रणाली में एटीएम का क्या अर्थ है। अच्छा, 2020 में कुछ ज्यादा ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट, ये सारे 2020 के क्वेश्चन है। तो बैंकिंग प्रणाली में एटीएम की फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, आईटी अधिनियम 2000 में साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है। आईटी एक्ट 2000 में विच सेक्शन डील्स विद पनिशमेंट ऑफ साइबर टेररिज्म। तो साइबर टेररिज्म के लिए 66F में पनिशमेंट दी जाती है, 66F के तहत पनिशमेंट आपको दी जाती है। ये क्वेश्चन भी आई गेस सिर्फ पहली बार पूछा गया है और शायद एक आध बार और, मतलब 1 या 2 बार पूछा गया, इस वजह से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस जब पूछा गया है तो इसके बारे में हम जानेंगे। ये क्लास में आप लोगों को बहुत डिटेल में मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो ये आपके टोटल क्वेश्चन थे 38। आई गेस ऊपर भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी हमारे, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपकी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी। जस्ट होल्ड अ सेकेंड, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। आई गेस 25, जस्ट एक सेकेंड। हाँ, ये क्वेश्चन 38 तक थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हाँ, कहाँ से कंप्लीट किया है ये हमने, दिस वन एक कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ये भी हमने डिस्कस किया। यहाँ से इसके पहले के जो क्वेश्चन है ना, ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं, राइट। तो ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करें। कोई कंप्यूटर नेटवर्क 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को निम्नलिखित में से क्या करने के लिए सक्षम बनाता है। अगर कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो अगर 2 या 2 कंप्यूटर हैं तो वो कंप्यूटर नेटवर्क क्या कर सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है, डेटा और हार्डवेयर संसाधनों को साझा कर सकते हैं, कार्य बढ़ाने में, इंक्रीज द वर्क, या सॉफ्टवेयर की निगरानी करने में। तो आपको बताइए कंप्यूटर नेटवर्क जब भी हम बनाते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, डेटा को शेयर करने की। तो डेटा और हार्डवेयर संसाधनों को शेयर करने में आपका क्या हेल्प कर सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। ये हम मतलब मैं बैकवर्ड जा रही हूँ क्योंकि मुझे कोई आइडिया है नहीं, आई गेस कहाँ से क्वेश्चंस आपके। लास्ट क्लास में मैंने शायद 16 क्वेश्चन कराए थे आपको, है ना, उसके बाद क्लास आपकी बंद हो गई थी। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, रजिस्टर मेन मेमोरी सेकेंडरी। हाँ, यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था शायद, सीपीयू नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, यहाँ से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि लास्ट क्लास आप देखेंगे तो शायद 15 या 16 क्वेश्चन मैंने कराए हैं और उसके बाद क्लास आपकी बंद हो गई थी, इंटरप्ट हो गई थी, उसके बाद से आपकी फिर क्लास ही नहीं हुई, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 से देखते हैं। 2 सेट दिए गए हैं, पहले में आपका रैम, डीवीडी, रोम, एएलयू एंड सीपीयू, और दूसरे सेट में इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, आपको बताना है कि कौन सा डिस्क्रिप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए बताइए जल्दी से, इन दोनों में से कौन सा डिस्क्रिप्शन सही होगा, कौन सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलो सी, अगर रैम की बात करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर आई गेस 16 तक हो गए थे, उसके बाद रैम की बात अगर हम करेंगे
तो रैम आपका क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क है? नहीं। केवल एक बार लिखा जा सकता है रैम पे? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर पर वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को चालू रखता है, मतलब करंट प्रोग्राम्स आपके इसमें आते हैं। तो रैम का क्या हो जाएगा, फोर्थ। डीवीडी रोम की बात करें तो डीवीडी रोम में केवल एक बार लिखा जा सकता है। कोई भी रीड ओनली मेमोरी या रीड ओनली डिवाइस होगी तो उसमें सिर्फ एक बार ही लिखा जा सकता है, तो इसका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मस्तिष्क। अच्छा, दोनों ही सेम हो गए हैं। तो सीपीयू आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ठीक है। डी आपका हो गया कंप्यूटर का मस्तिष्क का, तो डी का मान लीजिए मैंने फर्स्ट कर दिया। और एएलयू आपके कंप्यूटर का मस्तिष्क नहीं है। कंप्यूटर के मस्तिष्क के अंदर जो आप कह सकते हैं अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट है, या जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जोड़ गुणा घटाना भाग, वो तो आप ये कह सकते हैं सीपीयू के अंदर जो भी जोड़ गुणा घटाना भाग कैलकुलेशन वाला काम करता है, अर्थमेटिक वाला काम करता है, वो कौन करता है, एएलयू। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, नो प्रॉब्लम, बस आपको मतलब पता होना चाहिए क्या है। अगर ऑप्शन आ भी जाएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे 4, 3, अब ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि यहाँ पे 1 होगा कि यहाँ पे 1, क्योंकि 1, 2 दोनों सेम ही है। तो 4, 3, 4 एंड 3, 2 एंड 1, राइट। तो इसका सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि दोनों सेम है तो 4, 3, 2 एंड, अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वन। चलो नेक्स्ट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षण एवं अधिगम को निम्नलिखित में से किसका उप प्रकार बनाता है। अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक टीचिंग एंड लर्निंग अ सब टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इंडीड डाइवर्जन, कॉम्प्लेक्स लर्निंग कल्चर, या कॉमर्शियल कोलैबोरेशन, या ऑल्टरनेटिव एजुकेशन। आप बताएं कि अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो क्या ये एक ऑल्टरनेटिव एजुकेशन हो जाएगा, या फिर आपका टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व एजुकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी इंड्यूस डाइवर्जन, या कॉम्प्लेक्स। सी दिस वन, दिस वन, दिस वन, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल्टरनेटिव एजुकेशन। जब भी ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन आपका कंप्लीटली हर चीज ऑनलाइन पे नहीं बेस्ड हो सकता, तो एक एजुकेशन का ऑल्टरनेटिव हो सकता है ना, कि अगर आप फिजिकली या ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर 18th का डी होगा कि डाइवर्जन है, तो टेक्नोलॉजी इंड्यूस्ड डाइवर्जन नहीं बनाएगा। टेक्नोलॉजी इंड्यूस्ड आप कह सकते हैं कि अगर ये हो जाता कि टेक्नोलॉजी इंड्यूस्ड आपकी एजुकेशन, तो ये हो सकता है कि एजुकेशन में हमने टेक्नोलॉजी ऐड कर दी। बट जो अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो अल्टरनेटिव हो सकता है आपके स्टडी का, राइट। लेकिन आप सोचें कि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ऑनलाइन हो जाए, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, 3G एक डैश रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी है। किसी क्रियाकलापों के लिए डैश बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है जिन्हें 3G द्वारा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे है कि 3G सबसे पहले क्या है, ऑप्शन में आपके क्या है, लंबी, निम्न, छोटी एंड उच्च। तो 3G एक लंबी रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी है, ठीक है। कुछ क्रियाकलापों के लिए लो बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है जिन्हें 3G, हाई, लो नहीं हाई, यहाँ पे होगा हाई मतलब उच्च, और यहाँ पे होगा 3G एक लॉन्ग। रेंज तो लॉन्ग है लेकिन बैंडविड्थ छोटी। आपने देखा है ना, 4G का नेटवर्क ज्यादा अच्छा आता है, 5G का उससे भी ज्यादा आता है, और 3G का नेटवर्क, और आजकल तो देखिए 3G रो के चलता है ना। तो बैंडविड्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंडविड्थ का मतलब होता है कि एक सेकेंड में कितने बिट ट्रांसफर किए गए, ठीक है। तो जितने ज्यादा बिट ट्रांसफर किए जाएंगे एक सेकेंड में, उतनी ही ज्यादा आपकी स्पीड आएगी, राइट। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज है, लघु रेंज जिसको बोल सकते हैं। ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग डेटा ट्रांसफर के लिए डिवाइसों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ डेटा ट्रांसफर का कम कीमत वाला या लो प्राइस वाला साधन है। तो क्या क्या आएगा, लॉन्ग, हाई, शॉर्ट, लो। लॉन्ग, हाई, शॉर्ट एंड लो। तो ADCB फर्स्ट ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो
मान लो आपको नहीं पता था कि वहां पे क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आपको बस ये पता है ब्लूटूथ की रेंज क्या है, शॉर्ट है, राइट। और बैंडविड्थ अगर ज्यादा होगी तभी आपकी जो डेटा ट्रांसफर है वो स्पीड जो है वो बढ़ पाएगी। तो अगर कुछ चीजें भी आपको पता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। सर्च इंजन को वेब ब्राउजर के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल ही, सर्च इंजन आपका सर्च इंजन है, वो एक वेबसाइट है, और वेब ब्राउजर आपका एक सॉफ्टवेयर है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट, इसको बोला गया है कि एक वैध आईपी एड्रेस है। वैध आईपी एड्रेस हो सकता है, पहले हम क्या चेक करेंगे, 3 डॉट हैं, 4 नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 365, और 365 हमारी जो हाईएस्ट नंबर होना चाहिए वो 255 या 255 के अंदर, 0 से 255 के बीच में होना चाहिए। और ये क्या है, 365, मतलब 255 भी होता तो भी चलता, 0 भी हो सकता है, 255 भी हो सकता है, लेकिन 255 के ऊपर कोई भी नंबर नहीं चलेगा, इसलिए ये वैध आईपी एड्रेस नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक स्टोरेज और द्वितीयक स्टोरेज में भेद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टू डिफरेंशिएट अ प्राइमरी स्टोरेज फ्रॉम अ सेकेंडरी स्टोरेज इन अ कंप्यूटर सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो पहला है प्राथमिक स्टोरेज धीमा, अधिक खर्चीला और अनवरत है, परसिस्टेंट है, ठीक है, मतलब उसको कब वो खत्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट है प्राथमिक स्टोरेज, पहली बात तो धीमा तो है नहीं प्राथमिक स्टोरेज, तो ये यहीं पे गलत हो गया। तेज है, अधिक खर्चीला है और अनवरत है, या प्राथमिक स्टोरेज तेज है कम खर्चीला, तो कम खर्चीला तो बिल्कुल भी नहीं है, तेज है कम अधिक खर्चीला है और अनवरत नहीं है, परसिस्टेंट नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि तेज भी है, अधिक खर्चीला है और परसिस्टेंट नहीं है। वो आपका क्या है, आप बार बार उसको चेंज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटरों के संबंध में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर? तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए, अब आपको बताना है, और ऑप्शन हैं क्या इसमें? नहीं, सिर्फ इन ही स्टेटमेंट में से कौन सा सही है ये बताना है। पहला है सॉफ्टवेयर को रैम से द्वितीयक स्टोरेज में लोड किया जाता है, तत्पश्चात सीपीयू द्वारा क्रियान्वित होता है। ये बोले कि रैम से द्वितीयक में लोड किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका यहीं पे गलत हो जाएगा। दूसरा है सॉफ्टवेयर को द्वितीयक से रैम में लोड किया जाता है और उसके बाद सीपीयू इसको क्रियान्वित करता है, तो सॉफ्टवेयर को द्वितीयक से रैम में लोड किया जाता है, ये सही है। सॉफ्टवेयर को द्वितीयक से रैम में लोड किया जाता है, तत्पश्चात मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड क्रियान्वित नहीं करता, सीपीयू करता है, मतलब प्रोसेसर करता है। रैम से द्वितीयक में, तो रैम से द्वितीयक में लोड ही नहीं किया जाता। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये चीज आपको मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाई हुई है, ठीक है। अभी आप ये कह सकते हैं, चलो 25 क्वेश्चन तक करते हैं उसके बाद, क्योंकि अभी अगर ऐसे देखा जाए तो टोटल 40 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 25 तक करेंगे, उसके बाद सेशन एंड करेंगे, ठीक है। चलें, नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है स्वयं भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को सामर्थ्य अनुसार और गुणवत्ता परक शिक्षा मुहैया कराना है, और दूसरा स्टेटमेंट है स्वयं का उद्देश्य किशोरियों के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। तो ये आपके सरकार की एक पहल तो है, लेकिन ये किशोरियों के लिए सिर्फ नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जा रहा है यहाँ पर गलत, और फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है कि स्वयं एक भारत सरकार की एक पहल है जिसका जो मेन उद्देश्य है वो नागरिकों को सामर्थ्य अनुसार और गुणवत्ता पूर्वक जो भी शिक्षा है वो प्रोवाइड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसके बाद हम इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। चलें, नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है रैंडम एक्सेस मेमोरी सहज परिवर्तनीय है और इसमें वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले आंकड़ों और प्रोग्राम को स्टोर किए जाते हैं, तो बिल्कुल ये परिवर्तनीय है और जो भी वर्तमान में चीजें यूज हो रही हैं वो यहाँ पर स्टोर की जाती हैं। दूसरा है रैंडम एक्सेस मेमोरी एक स्टोरेज माध्यम है जिसमें इसके विषय वस्तु बिजली आपूर्ति बाधित हो जाने के बाद ही बने रहते हैं, नहीं, जैसे ही लाइट जाती है विषय वस्तु इसकी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, उसके पहले वाला सही। यहाँ पर ए सही है परंतु आर आपका गलत है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट 2 सेट दिए गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, www हार्डवेयर, डिवाइस ड्राइवर एंड IP, जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? इंटरनेट पर चलने वाली एक सेवा है, सॉफ्टवेयर जो किसी को नियंत्रित करने में ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता करता है। तो ये हो गया आपका डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प करता है। जैसे आपने प्रिंटर ऐड किया, तो प्रिंटर को चलाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर है वो आपके क्या कहलाएंगे? डिवाइस ड्राइवर। और अब ऑपरेटिंग सिस्टम उनको मैनेज करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनेजमेंट के तहत आपके डिवाइस ड्राइवर प्रिंटर को चलाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड। सॉफ्टवेयर जो बाह्य उपकरणों को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी और प्रोसेसर को टाइम आवंटित करता है, ये हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन का है नेटवर्क एड्रेस को परिभाषित करता है और इसका प्रयोग पैकेट्स को भेजने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया आपका इंटरनेट, हो जाएगा फोर्थ। और www इंटरनेट पर एक सेवा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। तो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका 2021 यहाँ से शायद 10-15 क्वेश्चन यहाँ से होंगे 2020 से, और 2021 के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग। 10 बजे से आपकी फिर से क्लास होगी आईसीटी की, उस क्लास में जरूर जुड़िए। और आईसीटी का कोर्स आपका 2-3 दिन का है, उसके बाद आईसीटी का कोर्स आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल फिर से 9 से 10 के बीच में मिलेंगे और फिर से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ये सीरीज ही आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है। अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं तो प्लीज यूजीसी एकेडमी ज्वाइन करिए, जो कि टीचर्स एकेडमी की ही एक का यूट्यूब चैनल है जो कि डेडिकेटेड है यूजीसी के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और अभी तक अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है, प्लीज डू अ कॉल, क्योंकि एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, नया बैच लॉन्च हुआ है रक्षक के नाम से, और वो आपका क्रैश कोर्स की तरह है। उसमें कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ाई जाएंगी। अगर आप पढ़ने के लिए रेडी हैं तो डू क्लिक ऑन टीचर्स एकेडमी ऐप और वहां पे यूजीसी नेट पे जाइए। यूजीसी नेट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप डेडिकेटेड नंबर्स पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे।